नमस्कार सर, आपका चैनल रेडियो इंटरनेशनल में स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसे कि आज सनचुन में सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडोलॉजिस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है। सर, हम इसके बारे में जानना चाहते हैं कि इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और इससे क्या हमें आगे क्या फ़ायदा मिलेगा? आप जानते हैं कि पिछले साल के नवंबर में इस तरह की कॉन्फ्रेंस पहली बार हमने भारत में किया था। माननीय राष्ट्रपति जी ने उसका उद्घाटन किया था और हमारा लक्ष्य ये है कि जो भारत के बारे में जानकारी हो, खासकर जो इतिहास हो और जो हमारी संस्कृति हो, उसको बाहर देशों में लेके वहाँ उनको बताना है कि हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है वो बहुत पुरानी है और उसका जो प्रभाव है वो सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन आज के दिन में भी, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था में हो, चाहे वो संस्कृति में हो, वो अभी भी जारी है। तो इस दृष्टि से देखते हुए चीन में जो सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है उसका बहुत महत्व है, क्योंकि भारत और चीन तो 2000 सालों में हमारे संस्कृति में आदान प्रदान हुआ है, लेकिन आज हम दोनों के बीच में समझ में थोड़ा एक गैप है और हम दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए और उस समझ को बढ़ाने के लिए इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम बहुत खुश हैं कि शनचैन यूनिवर्सिटी ने और चाइनीज़ पीपल्स एसोसिएशन फॉर फ्रेंडशिप विद फॉरेन कंट्रीज़ ने ये कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, और हम आशा करते हैं कि इसके जो आउटकम्स हों वो पॉजिटिव हों। सर, आज आपने अपने स्पीच में ये कहा था कि हम लोगों को चाइनीज़ लोगों से सीखना चाहिए कि जो चीन का अध्ययन है, जो साइनोलॉजी है, उसकी पढ़ाई कैसे किया जाए, उसके अध्ययन कैसे किया जाए। और आज के दौर में जो साइनोलॉजी है वो एक मुख्य विषय बन गया है जी। तो सर, इस पर हम आपकी राय जानना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे भाषण में, आज तो स्टडी ऑफ चाइना एक पॉपुलर सब्जेक्ट बन चुका है। वो सिर्फ ये नहीं जानना चाहते हैं कि कन्फ्यूशियस जब 2000 साल पहले थे या सुनज़र जब 2000 साल पहले थे तो उनका क्या फिलॉसफी है। वो अभी ये पढ़ रहे हैं कि उस फिलॉसफी को आज के दिन में और आज की परिस्थिति में कैसे लागू किया जाए। अब आप देखिए, जहाँ सुनज़र हर देश की मिलिट्री और हर देश की पॉलिटिकल क्लास सुनज़र के प्रिंसिपल्स को जानते हैं, और कितने लोग चाणक्य नीति के बारे में जानते हैं। हालांकि आज भी चाणक्य नीति भारत में हम उसका उपयोग करते हैं, लेकिन क्योंकि जानकारी बहुत कम है तो बाहर के लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि आज के भारत को जानने के लिए उनको ऐतिहासिक भारत जानना बहुत जरूरी है। उसमें चाणक्य नीति एक बहुत ही अहम स्टेटस है। और सिर्फ चाणक्य नीति नहीं, चाहे वो उपनिषद हो, चाहे वो जब इस्लाम भारत आया तो जो एक सिंक्रेटिक कल्चर बना है दोआबा में, जो दोआब में है, उसका किस तरह से हम मिलजुल के रहे हैं, क्यों भारत में मिडिल ईस्ट के बाहर क्यों भारत एक ऐसे देश है जहां मल्टीपल स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस का जन्म हुआ है और कहीं भी ऐसे दुनिया में नहीं है। एक तो है जो आज पैलेस्टाइन कहलाता है, जहाँ इस्लाम, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ, और एक तो भारत है जहाँ जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, सिखिज्म हुआ। इसके अलावा तो कोई और वर्ल्ड रिलीजन तो है ही नहीं। तो आज इसका रेलेवेंस है, और मेरे ख्याल में ये जो कॉन्फ्रेंस है वो ये बताता है कि अगर आप भारत की संस्कृति के बारे में नहीं जानते हैं तो आज जो भारत में परिवर्तन हो रहा है, आज जो भारत में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो प्रगति हो रहा है, वो आप पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। और इसकी जानकारी दुनिया को ज़रूरी है, क्योंकि भारत उभर के आ रहा है। हम भी 21वीं सदी में एक बड़ा देश बनेंगे, हमारा योगदान रहेगा। अर्थव्यवस्था में तो है ही योगदान, लेकिन राजनीति में, संस्कृति में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो वो समझने के लिए इतिहास भी समझना ज़रूरी है। ये मेरा मानना है। सर, हाल के वर्षों में देखा है कि इंडिया और चाइना के जो नेता हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो एक दूसरे देशों की यात्रा भी कर रहे हैं, आदान प्रदान भी काफ़ी हो रहा है। तो आने वाले टाइम में आप चीन और भारत के रिश्तों को किस तरह से देखते हैं? जब 1988 में माननीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जब आए थे चीन, उस समय मैं एम्बेसी में मौजूद था,
हम सोच भी नहीं सकते थे कि आज 2016 में इस तरह का आदान प्रदान होगा। अब इसी साल आप देखिए, शायद हमारे प्रधानमंत्री जी और चीन के राष्ट्रपति जी ने 3 बार मुलाकात की है। ये तो हम सोच ही नहीं सकते थे 1990s में या 2000s में। तो राजनीतिक तौर पे तो काफी एक्सचेंजेस शुरू हो गई हैं। अर्थव्यवस्था लो तो चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। ट्रेड इज $75 बिलियन। कुछ उसमें खामियां हैं क्योंकि वो ट्रेड अनबैलेंस्ड है, लेकिन उसमें लगातार कोशिश कर रहे हैं हम कि चीन से निवेश आए, मेक इन इंडिया प्रोग्राम में वो निवेश आए, जॉब्स क्रिएट हो और हमारी कंपनियां यहाँ आए आईटी सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल्स में बढ़ाने के लिए। तो वो एक ज़रूरी बात है। लेकिन इसमें संस्कृति का जो योगदान है ये नहीं भूलना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि चीन भारत को इसलिए एक बड़ा देश मानता है क्योंकि हमारी जो संस्कृति है उसका प्रभाव चीन पे भी पड़ा है, और ये लोग समझते हैं ये। और ये लोग ये भी जानते हैं कि 2000, 3000, 4000 वर्ष में भारत कभी महान देश रहा है, कभी घट गया है, कभी बढ़ गया है, लेकिन उसकी जो सांस्कृतिक अट्रैक्टिवनेस है वो तो आज भी जारी है। और आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जब योगा का यूनाइटेड नेशंस संगठन में उन्होंने योगा डे बनाया, तो आज तो जैसे मैंने मेरे भाषण में कहा, मैं जहां भी जाता हूं योगा टीचर्स उनको चाहिए। और योगा के साथ तो कल्चर भी आता है, ट्रेडिशन आती है, एक्सप्लेनेशंस आते हैं, स्पिरिचुअल आ जाता है। तो आई थिंक वी नीड टू डू फॉर अदर एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर जो हम योगा के लिए कर चुके हैं। एक तरह से उसको मेन स्ट्रीम में ले आना, उनको पॉपुलर बनाना, उनको लोगों को समझना कि ये क्यों आज के दुनिया में और हमारे आज के लाइफ में इसकी क्या रिलेवेंस है। सिर्फ एक हिस्टोरिकल सब्जेक्ट जो हम म्यूजियम में देखते हैं उसके बाद भूल जाते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ जी सर, पिछले साल चाइना में विजिट टू इंडिया ईयर मनाया गया था और इस साल विजिट टू चाइना ईयर मनाया जा रहा है। तो देखा जा रहा है कि चाइना जो एम्बेसी है, दोनों देशों की जो एम्बेसी है वो काफ़ी रोल अदा कर रही है दोनों देशों के आवागमन में। तो आने वाले टाइम में एम्बेसी और क्या करने जा रही है, कोई अभी हम बता सकते हैं? अभी ये तो एक प्रोसेस है। ये जो ईयर ऑफ विजिट टू इंडिया या ईयर ऑफ विजिट टू चाइना है, ये एक माध्यम है। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि अगर हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें जो भारत सरकार ने जो ठोस कदम उठाए हैं, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा का चाइनीज सिटीजन्स के लिए हमने जो उपलब्ध किया है, इसमें उनको एम्बेसी या कॉन्सुलेट में आने की ज़रूरत ही नहीं है। अब ऑनलाइन अप्लाई करके उनको तुरंत वीज़ा मिल जाता है, 3 दिन में वीज़ा मिलता है, भारत जा सकते हैं। एयरलाइंस कनेक्टिविटी बढ़ रही है। मैंने सुना है कि इस महीने से अब बीजिंग से मुंबई एयर चाइना शायद डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने वाली है। एक एयर इंडिया का रिक्वेस्ट अभी पेंडिंग है कि वो शंघाई से दिल्ली और बम्बई के डेली फ्लाइट्स करें। तो इंक्रीज इन फ्लाइट्स विल इंक्रीज कॉन्टैक्ट्स एज वेल। उसके अलावा बिजनेस सेमिनार्स और बिजनेस मीटिंग्स तो हम प्रमोट करते ही रहते हैं। और ये खुशी की बात है, और ये प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनको अब कहा जा रहा है कि आप चीन जाके आप किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था के, हमारे जो आर्थिक रिश्ते हैं वो किस तरह से बढ़ाएं, वो आप जाके देखिए। तो मैं आपको बता सकता हूं कि इसी साल में हमारे 5 मुख्यमंत्री आए हैं। हरियाणा के आए हैं, मध्य प्रदेश के आए हैं, आंध्र प्रदेश के आए हैं, छत्तीसगढ़ के आए हैं, और अभी शायद इस महीने के अंत में झारखंड के आने वाले हैं। पिछले साल 3-4 आए थे, अगले साल के शुरुआत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आने वाले हैं। तो जब मुख्यमंत्री आते हैं, उनके ऑफिशियल्स आते हैं, उनके क्षेत्र में जो बिजनेस पीपल है वो आते हैं, समटाइम्स कल्चरल पर्सनैलिटीज ऑल्सो कम। तो एक इन अदर वर्ड्स द रिलेशंस आर मूविंग आउट ऑफ बीजिंग सेंट्रिक एंड दिल्ली सेंट्रिक, और वो पूरे भारत में अभी हमारी जो डिप्लोमेसी है वो इंडिया सेंट्रिक बन चुकी है, नॉट जस्ट दिल्ली सेंट्रिक, एंड लाइकवाइज हियर। तो ये मैं समझता हूँ कि यही आगे बढ़ाएगा। अब एम्बेसी तो एक फैसिलिटेटर है, हमारा तो छोटा सा एक योगदान होता है, बट आई थिंक दैट द ओवरऑल एफर्ट इज लार्ज, और उसी को हम सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।